नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न भागों में हाल ही में आई आपदा और अतिवृष्टि से सड़कों और पुलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी साझा की है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से धराली क्षेत्र में सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से तत्काल सहयोग का अनुरोध किया है। उन्होंने राज्य के अन्य प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी और शीघ्र सहायता की आवश्यकता जताई है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी और आपदा प्रभावित सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण में हर संभव सहयोग किया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। बता दें आपको, ग्राम पंचायत स्तर पर सदस्य और प्रधान 27 अगस्त को शपथ लेंगे, तो वहीं जबकि उनकी पहली बैठक 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। क्षेत्र पंचायत के सदस्य कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और प्रमुख 29 अगस्त को शपथ लेंगे और 30 अगस्त को उनकी पहली बैठक होगी। वहीं जिला पंचायत स्तर पर सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष 1 सितंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। जिला पंचायत की पहली बैठक 2 सितंबर को निर्धारित की गई है, तो वहीं सचिव पंचायत राज चंद्रेश यादव द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को आधिकारिक आदेश भी जारी किए गए हैं। तो अगली खबर की रुख करेंगे। स्याना चट्टी में हाल ही में बनी अस्थायी झील के मुहाने के खुलते ही जल निकासी की प्रक्रिया तेज हो गई है। झील का पानी अब तेजी से बहते हुए यमुना नदी में पहुंच रहा है और वर्तमान में नदी का जल स्तर पुल से लगभग 4 फीट नीचे है, जिससे फिलहाल कोई खतरा नहीं है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वहीं नदी में जमा गाद को हटाने और पुल पर जमा मलबे की सफाई के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से लगातार कार्य किया जा रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य आवाजाही को सुचारू बनाने और किसी भी संभावित आपदा को टालना है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राहत की बात यह है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं। मेरी स्याना चट्टी में है और कल जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट दिया है हमने, कल जो एरिया हमारा देखा है नदी के अंदर था, आज करीब 12 फुट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट शुरू कर रही है। उपला ब्रिज के नीचे जो बटेरे है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रचना बुटोला की जीत के बाद जश्न राजधानी देहरादून में मनाया गया, जिससे राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। तो वहीं विजेता को पौड़ी में सम्मानित करने के बजाय देहरादून बुलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करवाई गई। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक बार फिर पहाड़ की राजनीति को दरकिनार किया गया है और नेताओं को हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया है कि श्रेय राजधानी को दिया जा रहा है, जो पौड़ी की उपेक्षा को दर्शाता है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नेताओं का दौरा पूर्व निर्धारित था और बीजेपी हमेशा मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन बनाए रखने की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी की रणनीति, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का नतीजा है, जिसका सम्मान पूरे प्रदेश के लिए। धराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में धराली कस्बे में और उसके ऊपर चौपड़ों में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ध्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता हैं। सड़कें और गलियों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं।
बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। डीएम और एसपी मौके पर हैं, उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू के कार्य किए जा रहे हैं। डीएम एसपी के साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ, अग्निशमन दल, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, सब विभागों के लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में कार्य जोरों पर किया जा रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता 10-12 स्थानों पर बाधित है, उससे काफ़ी दिक्कत हुई हम लोगों को। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद भी लिया, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं। घटना में 4-5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनको हेली रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर तैयार हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण उड़ान नहीं कर पा रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है उनको हम रेस्क्यू करेंगे। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए स्थानीय तहसील में रुकने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई है और तत्काल राहत के लिए तौर पे किया गया है वहाँ व्यवस्था, ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न हो। जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी बरसात की संभावना है, उनको लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अभी 2 से 3 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है, उसको देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में 22 अगस्त 2025 की आधी रात को थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा ने थराली कस्बा, कोटदीप और सांगवाड़ा गांव सहित आसपास के इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश और मलबे से घर, दुकानें, सड़कें और तहसील परिसर को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बता दें आपको, प्रशासन, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं चमोली के थराली में आई आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि अभी राहत बचाव के नाम पर काम तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान दोनों ही मौके पर मौजूद हैं। तो अगली खबर की रुख करेंगे उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के नारसन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देकर शिक्षकों को परेशान किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान शिक्षकों का कहना था कि कार्यालय स्तर पर उनका कोई भी कार्य नहीं किया जाता। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर तैनात बाबू बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं करते। उनकी कई फाइल बिना रिश्वत लिए अधिकारियों तक नहीं पहुंचाए थे। वहीं बार बार चक्कर काटे जाने के बाद भी उनके कार्य नहीं किए जाते। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सभी शिक्षकों से वादा किया कि 1 सप्ताह के भीतर उनके सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। अरविंद शर्मा, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष नारसन। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा और आप लोग हमारा साथ देने के लिए, एक कवरेज करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मसला ये है कि ये हमारा कार्यालय है उप शिक्षा अधिकारी का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। शिक्षकों की जो मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे क्या, जो शिक्षकों की जायज समस्याएं हैं, उसमें एरियर का भुगतान विशेष रूप से हमारा है। तो 2-2, 3-3 साल हो गए हैं आदेश हुए हुए। टीचर यहाँ चक्कर लगाते हैं। अभी एक हमारे शिक्षक हैं अनीता, श्रीमती अनीता, जबरदस्तपुर से, उनका पैर टूटा हुआ है और उनका 2 साल से एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। वो 10 चक्कर यहाँ लगा चुकी हैं। मनसा क्या है, मीठी गोली दे देते हैं कि जी मैडम आप जाओ, हो जाएगा आपका काम। ये लोग हमें फ़ोन करते हैं, संगठन का पदाधिकारी होने के नाते करेंगे, उनका अधिकार है। मंत्री जी, काम कहाँ से नहीं हो पा रहे? काम भाई इस कार्यालय स्तर से नहीं हो रहे। बिल ये कार्यालय स्तर बनाता है, एरियर के बिल, इस कार्यालय स्तर से काम नहीं हो रहे। हम तो कहेंगे कि परिवार के मुखिया की कमी है। परिवार का मुखिया अगर सही हो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं।
अभी बताया ना, एक जो पैर टूटा हुआ अध्यापिका है वो चल करके आ रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। जायज एरियर का मनसा ये है कि जो टेबल के नीचे से पकड़ा जाता है उसका काम हो जाता है। फंड वगैरह में किसी तरह की दिक्कत है? हर तरह की सेवानिवृत्त शिक्षक बैठे हैं पीछे आए हुए, रिटायर हो चुके हैं, एडिया घिसते हैं, यहाँ समाधान नहीं होता है। तो प्रक्रिया यही है, धरना प्रदर्शन। अब ये हमारा सांकेतिक धरना है आज का। अगर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित होकर के हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं करते, अब आपको मजेदार बात बताता हूँ, अभी पदोन्नति हमारी हुई है धरना के बाद हुई है। मतलब इन लोगों की मनसा ही होगी कि धरना होगा तभी काम होगा, बिना धरने के काम नहीं होगा। आगे क्या स्टेप उठाएंगे? स्टेप हमारा यही है कि यदि हमारे एरियर का भुगतान नहीं होता है, कुछ एरियर का भुगतान इन्होंने कल और परसों किया है, जब हमने इन्हें धरना चेतावनी लेटर दे दिया धरने का। अभी इन्होंने मुझे 12:40 पे एक लेटर डाला है कि हमने जो है आपकी समस्या को समाधान कर दिया है। वो मैंने यहाँ के 1 बजे देखा। क्यों भाई, आज ही क्यों किया? कल ही एरियर का भुगतान क्यों किया? मनसा क्या है? मनसा वही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये अधिकारी महोदय नहीं है, दूरभाष पे वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सर आपने एक टेबल के नीचे से बात की, कुछ खुल के बताइए सर, टेबल के नीचे से क्या लिया जाता है? टेबल के नीचे से रिश्वत ली जाती है भाई, और क्या लिया जाता है? जो दे देता है करके चुपचाप उसका काम हो जाता है। अदरवाइज जो है अपना आइडिया रगड़ते रहो। फ्लोर में एक बिल्डिंग बनती है बच्चों की, आप लोग जानते हैं, भाई किले से ही है। तो वो पुरानी बिल्डिंग थी अंग्रेजों के जमाने की, अब वो तोड़ करके दूसरी नई बिल्डिंग बनाई। तो उसमें एक कमरे पे कार्यालय के बाबुओं ने कब्जा कर लिया। ठीक, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। बच्चों ने आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने अपने भाषण, अपना पीड़ा रखी कि भैया हमारा कमरा है। एक कमरे में बच्चे भेड़ बकरियों की तरह भरे हैं, 90 बच्चे भरे हैं। आप जानते हैं मंगलौर के बच्चों की सुध किसी को नहीं है, कम से कम विभागीय अधिकारी को तो नहीं है। विभागीय अधिकारी की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और बच्चों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को रिपोर्ट की, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। मेरे पास एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, आप जैसे किसी मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने बनाया, वो भेजा, लेकिन आज तक भी वो बच्चों का कक्ष खाली नहीं किया। और क्या कह करके जून में कब्जाया था कि हमें अपने कमरे में टाइल्स लगवानी है, इसलिए हम कुछ अपना सामान कुछ दिन के लिए, बच्चों की छुट्टी है जून की, उसमें रखवा लेते हैं। अब मैं कड़वा बोलता हूँ, आपने देख ही लिया, लेकिन सच होता है वो कड़वा। बच्चों के भले के लिए मैंने वो किया, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उस कमरे को उन बाबुओं के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाए। बच्चे भी बता रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भाई हमें कमरा चाहिए, प्रिंसिपल लिख करके दे रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है नारसन में। मैं मासूम अली, मंत्री उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई नारसन से हूँ। और अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई हैं वो सभी सत्य हैं। इसमें हम लोगों ने मई में इन लोगों को लेटर दिया था, उसके बाद पुनः स्मरण पत्र दिया। 3 बार स्मरण पत्र हम लोग इनको दे चुके, लेकिन इनके कानों पर जब जो नहीं रहेंगी, और शिक्षक साथियों की आवाज़ हम लोग ही हैं, तो वो लोग हमें बार बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है। बल्कि वो पीड़ित होकर ये भी कहते हैं कि आप लोगों का क्या फायदा है। तो ये मजबूरन होकर हम लोगों को ये है यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हम लोग इसके लिए विवश हैं, ताकि हम लोग हमारे शिक्षक को काम हो और उनको ये पीड़ा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग पहले ही कई बार इनको स्मरण पत्र दे चुके। और जो हम लोगों की पदोन्नति का मामला है वो भी आप लोगों ने देखा, कई बार धरना प्रदर्शन के बाद हुआ। तो शायद इनके भी दिमाग में ये है कि धरना प्रदर्शन कुछ होगा, कुछ दबाव पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे हम चलाते रहेंगे। खबर के रुख करेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भोगपुर और हरबजवाला क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कई निर्माणों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर की गई है, जिनके तहत प्रदेश में अवैध कब्जों और अनियोजित प्लॉटिंग के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि वह अवैध निर्माण में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस अभियान का उद्देश्य शहरी विकास को नियोजित और कानूनी ढांचे के तहत लाना है। प्राधिकरण ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है और ऐसे अवैध निर्माणों की जानकारी देने को कहा है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त किया जा सके।
तो अगली खबर की रुख करेंगे डोईवाला के बानियावाला के युवक द्वारा पौड़ी गढ़वाल में अपने गांव में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करके बाद से प्रदेश में नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस आत्महत्या को हत्या करार देते हुए कहा है कि सरकार के संरक्षण में पल रहे भू और खनन माफियाओं का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब पीड़ित खुद को जान देने पर तुले। कांग्रेस नेताओं ने डोईवाला में शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ध्वस्त कानून व्यवस्था का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है और कहा है कि युवक को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। पौड़ी का रहने वाला एक युवा जिनका परिवार जौलीग्रांट में रहता है, भाई जितेंद्र नेगी, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया, साफ तौर पर बताया कि उनका शोषण किया था। पार्टी युवा मोर्चे का एक पदाधिकारी है जो मुख्यमंत्री और दिल्ली जो सरकार है उसके बीच में बड़ा लेन देन करने के लिए वो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है। उसके द्वारा उस व्यक्ति का शोषण किया गया, जितेंद्र नेगी का शोषण किया गया और जितेंद्र नेगी के अपने को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो सारे क्षेत्र में डोईवाला क्या पूरे उत्तराखंड में रोष है। आज इस युवा ने आत्महत्या करी है और कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे लोग हैं जिस पूरे डोईवाला देहरादून क्षेत्र में हैं जो पीड़ित हैं। उनको भी नाम उजागर होना चाहिए, उनका भी नाम उनको भी सामने आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन लोगों को ही बोलना चाहूंगा, जिसके साथ भी गलत हुआ है वो बाहर निकल के आए, सबके सामने निकल के आए। जो आत्महत्या जो करनी पड़ी उस युवा को, ऐसा कदम किसी और को ना उठाना पड़े, हम उसके साथ हैं। काशीपुर के बाद अब बाजपुर में भी स्कूल को बम से उड़ाने की झूठी धमकी से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, नैनीताल रोड स्थित एक निजी स्कूल को एक अज्ञात छात्र ने धमकी दी, जिससे पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर पूरे स्कूल की गहन तलाशी ली। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इस दौरान स्कूल में अफरा तफरी मच गई है और अभिभावकों की भारी भीड़ स्कूल पहुंच गई है। स्कूल प्रबंधन ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी छात्र को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं पूछताछ में छात्र ने स्वीकार किया है कि वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया था और छुट्टी के लिए धमकी की साजिश रची थी। पुलिस और स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की हरकतें गंभीर अपराध और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो अगली खबर की रुख करेंगे खबर रुड़की से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक के आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं उसका दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक का रुड़की अस्पताल में स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान मृतक के गांव तुगलकपुर के पास तमाम लोग इकट्ठे हो गए। वहीं लोगों में भारी रोष भी देखने को मिला। खबर रुड़की से है, जहां थाना पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। बता दें आपको, एक पिता ने अपने ही 35 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार किया। वहीं रुड़की के ग्राम रांगड़वाला में उस समय हड़कंप मच गया जब पिता और बेटे के बीच शराब को लेकर अक्सर होने वाला विवाद खूनी रूप ले बैठा। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर पिता ने नुकीले हथियार से अपने ही बेटे के सीने पर हमला कर दिया। 35 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये बताया गया कि युवक 3 बच्चों का पिता था, लेकिन पिता पुत्र के बीच शराब को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। हत्या की इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में एक सनी नाम का युवक है, अपनी फैमिली के साथ रहता था, अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। तो यहाँ पर सूचना आई थी कि उसके पिता के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ मौके पर देखा गया कि एक सीने पर किसी नुकीली वस्तु से वार किया गया है और मौके पर बॉडी पड़ी हुई है। उसमें फैसिलिटी टीम को बुला लिया गया है तथा फॉरेंसिक जो हमारे एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और अभी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। मृतक के पिता फिलहाल बताया जा रहा है कि फरार है और जल्दी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी के अंदरूनी दबाव और फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद मुखर हुए रावत ने दावा किया है कि मंत्री रहते हुए उन पर फैक्ट्री मालिकों से चंदा लेने का दबाव था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लेते हुए कहा कि काशीपुर की फैक्ट्रियों से चंदा लेने के लिए खुद त्रिवेंद्र ने बात की थी। हरक सिंह रावत ने खुलासा किया कि वे नंबर 2 पर सबसे ज्यादा चंदा देने वाले मंत्री थे और उन्होंने बीजेपी की एफडी में से 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान भी दिया। अरे कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता था, उसमें 8 लोग थे हम लोग। धन सिंह था, संगठन मंत्री होता था, प्रभारी होता था, और फिर ये तय होता था जैसे काशीपुर की जो फैक्ट्री है आइजल फैक्ट्री, क्योंकि मैं वन मंत्री भी था और लेबर मिनिस्टर भी था, पर्यावरण मंत्री भी था, तो फैक्ट्रियों का पर्यावरण से बड़ा लेन देन बड़ा रिश्ता पड़ता है। तो मैंने कहा भाई उस आइजल फैक्ट्री से आप लोगे या मैं लूंगा? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव ने कहा नहीं आप मत लो, मैं लूंगा उनसे चंदा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, अब मुझ पे दबाव था, सबसे ज्यादा योगदान मुख्यमंत्री ने दिया, उसके बाद नंबर 2 पे मैंने दिया। रोज हम पे दबाव डाला जाता था भाई कि मेरा चेक मैंने जमा किया, बाउंस हो गया वो चेक। तो मुझे संगठन क्या है ये जो आजकल राज्यसभा बंसल जी, नरेश बंसल जी का फोन आया कि भाई वो 10 लाख का चेक आपने दिया था वो तो बाउंस हो गया। फिर मैंने उसको फोन किया, तो अब दबाव डाला जाता था कि भाई कि आपने अभी कम किया है, मैंने 50 लाख करा। मैंने कहा भाई मैं कहां से करूं, तो मजबूरी है। मैं तो इसीलिए कहा कि मेरी भी जांच होनी चाहिए, भाई मैंने किन किन से चेक लिए, वो तो चेक से होगा ना उसका पूरा। अगर शराब माफिया, भू माफिया या जिनके सरकार से काम पड़ते हैं उनके अलावा आज क्यों नहीं दे? आज जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तब देता कोई इनको चंदा? वो तो मजबूरी में चंदा दे रहे हैं, बिल्डर्स मजबूरी में देते हैं चंदा, नहीं तो उनका नक्शा पास ही नहीं होता। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक खजान दास ने कहा है कि हरक सिंह रावत जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह सीनियर नेता जरूर है, लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। खजान दास ने साफ किया कि हरक सिंह अब पार्टी से निष्कासित हैं और उनके द्वारा लगाया गया यह आरोप कि उन्होंने बीजेपी को चलाने के लिए पैसे दिए पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है और जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया है, ऐसे शब्द उन्हीं को मुबारक हो। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने लाछन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता से पैसा लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं से बाय चेक, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को चलाती है। जो हरक सिंह रावत जी ने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाया है वो निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति
आज जिस तरह से वो बौखला गए, मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उनको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।